नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं डीएनए। आज का हमारा विषय है लॉकडाउन और मुनाफाखोरी। जी हां, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं धमतरी के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरचंद जैन जी, वरिष्ठ नागरिक मदन लुनावत जी और व्यापारियों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महेश रोहरा जी, और मीडिया के हमारे साथी हैं पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी। एक नज़र कोरोना के ऊपर। आप सभी को मालूम है कि तकरीबन 1,70,00,000 लोग हमारे देश में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खुशी की बात यह है कि तकरीबन 1,50,00,000 लोग ठीक भी हो गए, लेकिन मौत के आंकड़े बहुत ज़्यादा डरावने वाले हैं। 1,70,000 लोग अब तक के काल के गाल में समा चुके हैं, यानी हर रोज़ करीब 2.5 लाख का आंकड़ा कोरोना के संक्रमण को छूता जा रहा है और लोग तकरीबन 2,000 से 2,500 लोग काल के गाल में समा रहे हैं। लेकिन आज हमारा विषय है कि जैसे ही कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा होने वाली होती है, मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वो इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचते हैं। हमारे बीच में जो मेहमान मौजूद हैं, हम विषय की शुरुआत उन्हीं से करते हैं कि आखिर इस आपदा को कुछ लोग अपना अवसर क्यों बना लेते हैं, मुनाफाखोरी करने क्यों निकल जाते हैं। चाहे दवाई की बात हो, चाहे आम ज़रूरतों की चीज़ हो, देखने को मिलता है कि जो चीज़ 5 रुपये की मिल रही थी वो 10 रुपये हो जाती है और ज़रूरी दवाइयाँ मार्केट से तकरीबन गायब हो जाती है। और वही मुनाफाखोरों के हाथ में पड़ने के बाद जो पीड़ित पक्ष है उसे बेतहासा पैसे की वसूली के बाद दे दी जाती है। इस पर शासन और प्रशासन का भी कहीं कहीं लगाम लगने में पीछे हट जाते हैं या कमजोरी सामने आती है। हमारे बीच में मौजूद है पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी। हम आज का गेस्ट एंकर उन्हें बनाते हैं और सवालों की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। रज्जाक जी, आप ये है जो आपदा के समय में मुनाफाखोरी चलती है उसको क्या मानते हैं? ये सही कह रहे हो कि आपदा के समय जो मुनाफाखोरी चल रही है यह एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। और अब जैसे अभी लॉकडाउन लगाने की बात हुई, उसके पहले ही सबसे पहले जो हुआ मेडिकल माफिया जो धमतरी में है, उसने भी कुछ आवश्यक जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उसकी कीमतें बढ़ा दिया उन्होंने। उसके बाद जैसे आवश्यक खाद्यान्न पदार्थ है, जैसे चावल है, तेल है, गेहूँ है, उसकी कीमतों में 10 से लेकर 20% की बढ़ोतरी हुई। लॉकडाउन अभी लगा नहीं है 11 तारीख को, लेकिन एक अफवाह फैला दी गई कि लॉकडाउन लगेगा करके। तो जम के जमाखोरी भी लोगों ने बहुत किया, मुनाफाखोरी भी लोगों ने बहुत किया, और ये काला बाजारी जो है इसको तो एक राष्ट्रीय अपराध मानते हुए इसकी श्रेणी में रखना चाहिए। अमरचंद भैया, ये आपदा के समय जो ये सक्रिय होता है गैंग मुनाफाखोरों का, उन पर शासन प्रशासन कैसे लगाम लगाए? आप कानून के जानकार हैं, इसके लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए कि ऐसे तत्व सक्रिय ना हो पाए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुनाफाखोरी रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी आयोग बना था 17 में और उसके अध्यक्ष बद्रीनारायण शर्मा को बनाया गया था, जो IAS अफसर रहे हैं। और अभी फिर से उनका 2 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है 2019 में, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट ऐसा अभी तक के नहीं आया है। और उसको एक GST के अंतर्गत, मतलब उसको रोका गया था कि मुनाफा जो सीधा उपभोक्ता तक पहुँचे उसकी व्यवस्था को देखने के हिसाब से मुनाफाखोरी को रोका जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर मैंने मतलब इन सब चीज़ों को देखा है तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई ठोस कानून नहीं है जो मुनाफाखोरी को रोक सके, नियंत्रण कर सके। अभी सबसे पहले तो सरकार को मुनाफाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार को अपने स्तर पर और केंद्र सरकार को अपने स्तर पर ठोस और सरल कानून लाना चाहिए जो एक आम जनता और व्यापारी समझ सके। रहा सवाल उपभोक्ता का, अब इसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है उपभोक्ता का है। शासन प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि वो कोई ठोस कार्रवाई करे, लेकिन जब तक के कोई शिकायत नहीं करेगा हमारे यहाँ कोई कानून कार्रवाई की इजाज़त नहीं देता। जैसे आपने बोला ना कि कोई कानून कारगर नहीं है करके, तो खाद्य सुरक्षा कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत 6 साल की सजा का प्रावधान है। 7 साल की सजा का प्रावधान। और अभी केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, उसके अंतर्गत अगर कोई कालाबाजारी करते हुए पकड़ाया जाता है, राज्य सरकार को भी उन्होंने फ्री हैंड कर दिया है। और उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक टोल फ्री नंबर दे दी है। आप चाहे तो इसमें शिकायत कर सकते हैं और शिकायत की जाँच, टोल फ्री नंबर है 1811-4000, और उसमें आप शिकायत करके अगर सही पाई जाती है, जैसे यहाँ जिला स्तर पर भी अपन एक बात कर रहे हैं, तो अधिकारियों की क्षेत्र से एक टीम बनी है जिन्होंने अभी तक 74 दुकानों में छापा मारा है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भाई सबसे पहली बात है शिकायत।
मैं यही बोल रहा हूँ कि एक आम नागरिक, ये टोल फ्री नंबर में आज तक किसी भी उपभोक्ता ने कोई शिकायत नहीं की। हाँ, तो जो शिकायत की बात है, मैं पहले बताया आपको अपने चर्चा के दौरान कि शिकायत कोई नहीं करता है और बिना शिकायत के कार्रवाई कठिन है जी। भाई प्रशासन भी कार्रवाई तभी करेगा जब शिकायत मिले उनको। बिना आधार के वो किसी की जांच करेंगे तो व्यापारी समुदाय खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सामाजिक संगठन खड़े हो जाएंगे, राजनीतिक संगठन खड़े हो जाएंगे कि भाई सरकार ठीक नहीं कर रही है। तो इसलिए जरूरी है कि कारगर कानून भाई बना जो है उसका प्रचार कितना है। ये आप जान रहे हैं कि भाई ये कानून है, आवश्यक वस्तु अधिनियम तो 1955 से बना है, 20 में उसमें संशोधन भी हुआ। अच्छा, उसमें आप ये बता सकते हैं कि कितने दिनों में कितने व्यापारी को उसके अंतर्गत सजा हुई है और उसमें किसके ऊपर मतलब फाइन होना, सजा में जो आपने बताया 7 साल की सजा है उसमें, मतलब जो गंभीर है। जानकारी के हिसाब से भी 6 मामले ऐसे बनाए जा रहे हैं जो न्यायालय में पेश करने की तैयारी है। 7 साल की सजा है और 7 साल की सजा या जुर्माना है। जहाँ या जुर्माना हुआ तो वो जुर्माना देके बच सकता है, न्यायालय उसको जुर्माना देके छोड़ सकती है। विकल्प में या है और नहीं है। तो यदि 7 साल की सजा और जुर्माना होगा तो क्या बोलते हैं वो कानून सख्त होगा। नहीं, आपने जो जैसे कहा ना भैया कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। किसी भी किराना दुकान के खिलाफ मैं बताया ना अलग से टोल फ्री नंबर बना है, लेकिन आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। शिकायत करना जो है ना आपके पास, हमारे पास, मीडिया के पास करेगा कि देखिए साहब इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है, इसका दाम ये बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर ये जमकर मुनाफाखोरी हो रही करके, लेकिन वो लिखित में क्यों नहीं देता शिकायत? उसका कारण है हर आदमी अपने यहाँ जो है नागरिक जो है जागरूक नहीं है, नंबर 1। जो आप बोल रहे हैं कि जो शिकायत करना चाहिए, शिकायत करना भी इतना आसान नहीं है आम लोगों के लिए। उसको सबसे पहले ये पता नहीं है कि शिकायत कहाँ करना है। और आप जाके अगर भाई फोरम में, कंज्यूमर फोरम में भी अगर आप शिकायत करते हैं, उसका शिकायत बना हुआ है, टोल फ्री नंबर भी है, तो आपको दस्तावेज़ देना है। अब दस्तावेज आप कहाँ से लाएंगे भाई? 80% दुकानों में बिल नहीं मिलता है, भीड़ इतनी रहती है और आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं लॉकडाउन में। वो सामान देगा आपको कि बिल बनाएगा कि भीड़ को देखेगा? और उसके बाद आपके नियम है कि आप क्या बोलते हैं उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराओगे दुकानदार और मतलब सैनिटाइज़र रखोगे। तो एक छोटा किराना दुकान व्यापारी अगर आपके मोहल्ले में है तो क्या वो ये सब व्यवस्था स्वयं कर सकता है? इसका सीधा सीधा उत्तर है, एक जो छोटा व्यापारी है वो इसका मतलब मैनेज नहीं कर सकता। सरकार प्रशासन भी जब लॉकडाउन लगाया ना, उस समय स्पष्ट उन्होंने कह दिया था कि आपको खाद्यान्न सामग्री की सूची बनाना है और सूची बना के उसका रेट आपको लिखना है करके। लेकिन मैं ऐसे 60% दुकानों को जानता हूँ जहाँ पर ये सूची नहीं है। आप 60% बोल रहे हो, मैं तो आपसे 100% सहमत हूँ कि कहीं नहीं है। 60% दुकानें में तो यहाँ सूची नहीं है। अच्छा, वहाँ क्या होता है कि एक तो 2 से सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक का टाइम रहता है और कई नियम कानून का पालन करना होता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह। ये तो उपभोक्ताओं को इतनी आपाधापी मचे रहती है कि जो रेट बताते हैं पैसा निकाला और दिया और चला आया करके। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो उसका लाभ उठा रहे हैं अवसर में, जिनको अवसर का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपदा को भी अवसर बना दिया गया है। परफेक्ट वही बात है। लेकिन मेरा इसमें दूसरा मत ये भी है कि अगर जनता जागरूक हो जाए तो ऐसा नहीं कि सभी व्यापारी चोर हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं उसमें, है ना। और हर वर्ग में, मतलब जैसे समाज में क्रिमिनल लोग भी हैं तो अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो लेकिन क्रिमिनल लोग कम हैं, इसीलिए समाज चल रहा है, इसीलिए देश चल रहा है। मुनाफाखोरी करने वाले भी कम हैं। लेकिन जो छोटा व्यापारी है, जैसे मतलब चर्चा में इन्होंने कहा कि भाई क्या बोलते हैं, ऊपर से जब आएगा छोटे व्यापारी को तो वो उसी रेट पे बेचेगा। तो ऊपर से नियंत्रण कौन करेगा? आप हम तो कर नहीं सकते। बड़े व्यापारियों का नियंत्रण कौन करेगा? वो शासन को करना है, चाहे केंद्र सरकार चले चाहे राज्य सरकार करे। उसको नियंत्रण करने के लिए क्या ये तय है कि कौन कितना माल रख सकेगा? भाई आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सूची दी गई है उसमें डीजल पेट्रोल भी है, अब दवाइयाँ भी है, और पिछले साल उसमें मास्क और सैनिटाइज़र भी जोड़ा गया है। तो समय समय पे सरकार उसमें आवश्यक वस्तु में चीज़ को जोड़ती है और हटाती है। भाई जिसका काम हट गया उसको हटा देती है। अब मास्क की कीमत पिछली बार आप देखे होंगे लॉकडाउन के समय में मास्क आए बाय रेट में बिक रहे थे, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा था, तो सरकार ने उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया और उस सूची में जोड़ा। ये सवाल आज इस चीज़ का है कि जैसे मुनाफाखोरी है ना, ठीक है, कानून ठोस नहीं बना है, जनता इस मामले को लेकर के जागरूक नहीं है। हाँ। अपन इस बात को मान, लेकिन मुनाफाखोरी जो है हमारे समाज के लिए कितनी घातक है? बहुत ज़्यादा घातक है। हाँ, इसके दुष्परिणाम क्या सामने आ रहे हैं? दुष्परिणाम ये आ रहा है कि भाई आपका जो बैलेंस है
पूंजीपति और क्या बोलते हैं गरीब तबके में जो पहले ऐसा था वो अब ऐसा हो गया है। खाइयाँ बढ़ गई और गरीब होते जा रहा है, पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहा है। ये तो 1 साल का जो कोरोना काल है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो नीचे तबके का है वो और नीचे जा रहा है। तो इन मुनाफाखोरों को अपन मान सकते हैं कि कोई ना कहीं संरक्षण मिल रहा हो कहीं से? निश्चित रूप से मैं तो इसको सीधा खुले रूप में बोलते हैं राजनीतिक दलों का संरक्षण है, राजनीतिक दलों का संरक्षण है हाँ, ना मुनाफाखोरों को। अगर राजनीतिक दल बैठे व्यापारी है, पूछिए उनसे क्या दिक्कतें आती है। महेश भैया जी, आप चिल्लर किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे ही नौबत क्यों आती है कि कुछ लोग सक्रिय हो जाते हैं? ये उनकी मजबूरी है या उनके अंदर में प्रवृत्ति है? मैं इन चीज़ों को तो इसलिए नहीं मानता, व्यवस्था और उत्पादन, जैसे आप बताया लॉकडाउन हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, एक कॉमन सेंस है, हमारे वकील साहब बैठे हैं, आप तो महीने में कितने किलो दाल खाते हैं, कितना किलो तेल खाते हैं? रोज़ आपको सब्जी लेना पड़ता है। कभी सोचो 10 रुपये का टमाटर 50 रुपये आ जाता है, कभी सोचे पालक 10 रुपये की चीज़ 40 रुपये आ गई। होलसेल सब्जी मार्केट बंद हो गई, आप सब्जी लेने 200 रुपये का रोज जा रहे हो, आज 400 की सब्जी ला रहे हो, उसमें आप बहस नहीं करोगे। अरे जिनाइन चीज़ की बात करिए आप, किराने में क्या कालाबाजारी और मुनाफाखोरी कोई कर सकता है? आज मेरे को एक बताओ, आलू प्याज यहाँ से आता है, धमतरी से आता है, रायपुर से आता है, बाहर से आता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति आई, मेरे को 15 दिन का घर में सामान भरना है, आज मेरे पास क्षमता है 1000 किलो के रखने की, और मेरे पास कस्टमर आ गए 4000 किलो के लेने वाले, तो मेरी डिमांड क्या होगी? मैं ऊपर में ज़्यादा लूंगा तो वो तो ऑटोमेटिक मेरे से लेगा। दो चीज़। अब आ गए शासन प्रशासन की बात में, मैं आपसे पूछता हूँ, कभी पहले तत्काल रेलवे रिजर्वेशन देखा था आपने? 72 सीट की रहती थी, देवेंद्र मिश्रा को भाई को जाना है, मेरे को जाना है, रजा को भाई जाना है, 1000 का टिकट था। अब ये तत्काल में आपको स्पेशल चाहिए तो 1700 में डिमांड करो, 2200 में, उसमें सरकार को आप नहीं बोलोगे। वो क्या, वो कालाबाजारी नहीं है? यानी किराना वाला कालाबाजारी कब से हो गया भाई? सब्जी वाला कालाबाजारी कब से हो गया? लॉजिक है। अरे फ्लाइट में जा रहे हो आप, इमरजेंसी में जाओ, अभी 2 महीना पहले 2000 टिकट, अभी 15000, वो कालाबाजारी नहीं हुई? क्योंकि उनका सिस्टम है, आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। ये बात मैं जरूर बोलूंगा, कोरोना काल में इस वक्त ईश्वर ने ये हमें एक सीख दी है मानवता के प्रति, हम अपने प्रति, सबके प्रति सजग रहें कि जरूरत के समय, जो आज हमको इंसान को खाने के लिए अगर आप देखोगे तो किसी को उतनी जरूरत नहीं है सामानों की देखा जाए तो, लेकिन अगर आज कोई मेडिकल में चले जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उस परिवार को भी हो जाती है। उसको इंजेक्शन लगाना नहीं है, या चाहे वो अब 400 इंजेक्शन मान लो धमतरी में आ रही है, 300 आ रही है, अब मरीज मान लो 600 हैं, अब किसी को अगर सिम्टम कम भी है तो वो बोलता है मैं लेके रख दूं। ये क्या तरीका हुआ? कोई ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे उस मरीज को पहले मिलना चाहिए जो उस रेट में हो। रही बात किराना में उतनी कालाबाजारी, भैया मैं नहीं समझता होती है, कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मैं नहीं मानता कि नहीं होंगे। हर समाज में भी दिक्कतें आती है, हर व्यापारी में भी दिक्कत आती है, लेकिन ये तय है कि आज अगर मैं 100 रुपये में दाल ले रहा हूँ, 2 दिन बाद 110 हो गई, तो 10 रुपये का कोई इतना महत्वपूर्ण बात नहीं आ जाती। अगर हम रोज 10 रुपये की धनिया लेते हैं तो उसको अगर कैलकुलेट करोगे तो बहुत बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है। मैं भाई एक सवाल करना चाहूँगा, ठीक है आप बोल रहे हैं कि और दूसरी जगह कालाबाजारी का स्तर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम है, लेकिन ये तो मान रहे हो ना कि कालाबाजारी हो रही है? देखिए, हाँ या नहीं बोलिए ना आप। कालाबाजारी भैया देखो, मैं आपको आप मेरे को सिर्फ इस चीज़ का जवाब दीजिए कि किराना सामानों की बिक्री में भी कालाबाजारी हो रही है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं इस चीज़ को भैया देखो, इसलिए मैं व्यापारी के हिसाब से बोलोगे कि मैं मना करूं तो ऐसा बात नहीं है। अभी आपने खुद स्वीकार किया है कि कालाबाजारी होती है करके, लेकिन व्यापारी नेता होने के नाते या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सक्रिय होने के नाते इसकी रोकथाम के लिए आपने भी अपने स्तर पर कुछ प्रयास किया है? हम लोग बिल्कुल एक प्रयास करते हैं, और एक अभी आपको जैसे देवेंद्र मिश्रा भी बताया था पहले, आप शायद नहीं आपने बताइए ना, प्रयास किया नहीं, ये क्या मीडिया के सामने बात करें, हमारा यही हमारा शुरू से प्रयास है भैया। अगर मेरे को 28 रुपए किलो का आलू आएगा तो मैं 25 में तो नहीं बेच सकता ना, 28 का आलू आएगा तो 30 में बेचूंगा। अगर मान लो मेरे पास 50 किलो का आलू का पैकेट है और वहां से मेरे को 35 रुपए में आ रहा है, वहां से मेरे को 35 में आएगा तो मैं क्या करके बेचूंगा? ये तो ये मुनाफाखोरी के नाम पे फिर 74 व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन ने जो कार्रवाई की है उसको फिर अपन किस श्रेणी में रखेंगे? नहीं, ये तो मेरे को तो सरकार का क्या होता है, मतलब अगर जो आपका कहना है, हाँ। मेरा ये कहना है कि इसमें जो पकड़ में आ गया वो अपराधी, हाँ है ना, जो छूट गया वो है करके। नहीं भैया देखो भैया, 5 रुपये का जो गुड़ाकू था, जैसे ही पता लगा लॉकडाउन है करके वो 20 रुपये हुआ, 20 से 30, आज आप देख लो, मतलब ठीक है, जैसे 5 रुपये का अगर 6 में बेचे तो समझ में आता है, लेकिन 5 का अगर 20 रुपया होता है और उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है, तो ये तो सरेआम बहुत बड़ा अपराध है।
खैर गुड़ाखू जैसी चीज़ों का अगर रेट नहीं, बढ़ता है तो बोनस मैं तेल में है, भाई, चावल में भी है। तेल और अच्छा, चावल जैसे भी है। इन्होंने मेडिकल के बारे में बोला, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, उसका प्राइस रेट देख लीजिए आप क्या है। आज वो ब्रेक में 10,000 से लेकर 15,000 रुपये में मिल रही है करके। मेडिकल माफिया ने एक प्रकार से एक कारोबार बना दिया है इसको, मुनाफाखोरी को। आखिर में ये हम समाज को किस ओर लेके जा रहे हैं? गलत है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ भैया, आप जैसे बोल रहे हो किसी चीज में ऐसे समय में, जबकि आज वो इंजेक्शन कुछ डॉक्टरों का, जैसे एक तरफ कहते हैं कि भैया रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी जरूरत नहीं है, ये आपको ज़्यादा ये वो नहीं प्रभावशाली नहीं रहेगी। अब दूसरी तरफ उसी अस्पताल, जैसे 13 हॉस्पिटलों को इन्होंने मार्केट किया है कोविड हॉस्पिटल के रूप में, उसमें 13 हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर रोज 2, 4, 5, 10 लिख के देते। जो मरीज है, जैसे मदन भैया हो गया या फला कोई भी मरीज के परिजन आ गए, लेके गए हैं, तो लिख दिए 4 इंजेक्शन लेके आओ, 6 इंजेक्शन लाओ। टोटल यहाँ पर 13 हॉस्पिटलों में ये सप्लाई करते हैं करीब 80 या 120 से ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ये लिख करके दे रहे हैं आज की तारीख में हमको 250, 300, 500। अब बेचारा वो घूम रहा है, भटक रहा है, तो फिर फ़ोन कर रहा है अमरचंद भैया को, मदन भैया को, रजाक भैया को। आप अपन अपने पेपरों से कहीं मिल गया तो दिला दिए, लेकिन आज वही इंजेक्शन जो है 10 से 15,000 रुपये में दे रहे हैं। उसके बाद भी कोरोना जो है कवरेज नहीं हो रहा भैया, कवर नहीं होता। मदन भैया, 2 सवाल आपसे हैं। पहला ये कि जैसे कि हमारे आदरणीय मेहमानों ने कहा कि जन जागरूकता की कमी के चलते भी मुनाफाखोरी को प्रसरा मिलता है। ऐसी क्या बात है जिसके चलते जनता सामने नहीं आना चाहती? क्या कानूनी पचड़े में फंसना नहीं है या उनको जानकारी नहीं है? और दूसरा मेरा ये सवाल था कि ये मुनाफाखोरी को कहीं ना कहीं ग्राहक ही प्रश्रय देता है, क्योंकि जैसे ही वो सुनता है कि लॉकडाउन होने वाला है, उन लोग जाके भीड़ लगा देते हैं, जिससे मुनाफाखोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाते हैं। तो पहला सवाल मेरा जो था वो ये है कि जन जागरूकता कमी है। सवालों को अगर जोड़ के बोलूं, जी, और मेरे 3 सम्माननीय लोगों ने जो बातें बोली उनको भी उसमें कुछ इन्वॉल्व करके फिर बोलूं जी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि लॉकडाउन और काला बाजारी या मुनाफाखोरी ये दोनों जुड़वा बहने हैं। लॉकडाउन होगा तो डिमांड सप्लाई का फंडा एक्टिव हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड क्यों बढ़ जाती है? आदमी सोचता है पता नहीं कब लॉकडाउन खुलेगा, मेरी 2 किलो की रिक्वायरमेंट है, 10 किलो ले लेता हूँ, पैसे तो है मेरे पास। तो एक ये भी कारण है मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होने का। जब मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होता है तो दुकानदार को भी तो समझ में आ जाता है, उसकी औसत बिक्री 1,000 की, आज उसको 6,000, 10,000 की बिक्री हो रही है। फिर वो दुकानदार भी कोई उत्पादक नहीं है, वो किसी बड़े दुकानदार से लाता है, रायपुर के या किसी कंपनी के डिपो से लाता है। और बात सिर्फ किराना की नहीं हो रही है महेश भाई, बात काला बाजारी की बात सिर्फ किराना पे नहीं हो रही है, एक जनरल बात, जनरल है जो ऐसा नहीं है। तो वो लोग भी रेट बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि जब वो ऊपर वाले रेट बढ़ाते हैं तो नीचे वाले अपना परसेंटेज का, अपने मुनाफे का परसेंटेज भी बढ़ा लेता है। वो सोचता है मेरी लागत 10 रुपए थी, आज मेरी लागत 15 रुपए हो गई जी। मैं पहले 10 रुपए में 1 रुपया कमाता था, 15 में मेरे को 1.5 कमाना चाहिए, तो वो 1.5 को 2 पे ले आता है। ये मानव स्वभाव है, इसके लिए कोई दोषी किसी को नहीं ठहराया जा सकता। अब दूसरी बात क्या है, आप जो कह रहे हैं कि ये बात सामने क्यों नहीं आती? दुकानों में इतनी आपाधापी मची होती है, जो ग्राहक, जो उपभोक्ता लेने जाता है वो भी देखता है कि यार पैसा दूं और सामान उठाऊं और घर भागूं, यहाँ रुकूंगा तो मेरे कोरोना चिपक जाएगा। ये भय भी है मन में। दूसरी बात, जो दुकानों की रज्जाक भाई ने बात बोली, 76 दुकान, पूरे 76 काला बाजारी में नहीं बंद हुए, नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ दूसरे मिसकंडक्ट भी कुछ है, टाइम से ज्यादा। अब जैसे गोकुलपुर में एक दुकान सील हुई, उस दुकान का मालिक कोरोना संक्रमित था, उसका बेटा दुकान खोल के बैठा था, तो दुकान सील हो गई, आज भी सील है। ये भी तो अपराध है, ये तो काला बाजारी से ज्यादा बड़ा अपराध है। हाँ सही बात है। वो तो काला बाजारी वाला तो 2 रुपए ज्यादा ही ले रहा है ना, ये तो जान से खेल रहा है आपके। ये तो जो आपके घर ग्राहक आ रहा है उसको गिफ्ट करते जा रहा है, स्प्रेडर बन गया है, स्प्रेडर। ब्रिटेन में क्या होता है भैया, मुनाफाखोरी पर जैसे लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई या ऐसी कोई नेशनल आपदा का मामला आया करके, तो उस समय वहाँ की सरकार जो है व्यापारियों को राहत दे देती है, और व्यापारी लोग जो उसके लागत मूल्य रहता है उससे भी कम करके उन वस्तुओं को बाजार में उपलब्ध कराते हैं।
ऐसी व्यवस्था हमारी सरकारों को भी करनी चाहिए। यूरोपीय देशों में यह व्यवस्था है। क्यों अमरचंद भैया? सहमत हूँ मैं आपसे। नैतिकता का मैं लेवल तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ, इस इसको तरह का सरकार ही रोक सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को भी 2.25 लाख का जुर्माना हुआ। हाँ, जुर्माना हुआ करके। तो वहाँ नैतिकता का लेवल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है दुर्भाग्य करके। से हमारे यहाँ उतना ऊंचा नहीं है। अभी लॉकडाउन है ना, अभी कोई बिजनेस चालू नहीं। छत्तीसगढ़ में लगभग देखोगे तो सीमेंट और छड़ का काम बंद है। अब छड़ में 6 रुपए की तेजी बंद दुकानों में कैसे आ गई? दुकानदार तो अभी दुकान ही नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक रेट खुलता है वो 1 हफ्ते के अंदर 6 रुपए बढ़ गया। क्या कारण है? अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि भैया लॉकडाउन के बाद अक्सर जैसे महेश भाई ने बताया, मैं सहमत हूं इनसे, कुछ जैसे आवश्यक वस्तु है उनकी कीमत 5 से लेकर 10% बढ़ा दी जाती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसका कारण है कि जैसे अब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारा उत्पादन जो है ना वो बंद हो गया। अच्छा, अब कोई भी ट्रांसपोर्टिंग भी मतलब बढ़ जाती है और जो काम है वो मतलब रुक जाता है, बहुत सारे लेबर चले जाते हैं, उत्पादन कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। भाई जिसकी कैपेसिटी 2 टन मतलब निर्माण करने की है, उसके पूरे लेबर चले गए, शहर छोड़ के गांव चले गए। अब वो वापस आएंगे धीरे धीरे, तो जब तक उसके पास सीमित साधन में उसको उत्पादन करना है, तो सीमित साधन में जब उत्पादन करेगा तो जो लेबर को लाएगा वो लेबर भी बोलेगा नहीं भैया मैं नहीं काम करूं, कोरोना है, सही बात है ना, तो उसको ज़्यादा पैसा दे के लाएगा या कुछ भी करेगा। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, और जब उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। मदन भैया, मेरा एक सवाल आपसे था, जैसे मान लो मुनाफाखोरी बढ़ती है, काला बाजारी बढ़ती है, ऐसी परिस्थितियों में फिर ये लॉकडाउन का औचित्य क्या है? देखिए, इसीलिए ये कहा जाता है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है जी। ये आखिरी अस्त्र या आखिरी हथियार है। जब स्थिति बेकाबू हो जा रही है तब लॉकडाउन लगाया जाए। नहीं तो धमतरी में जो अभी लॉकडाउन लगा है 11 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, इसको इस प्रिपरेशन में आप क्या लेंगे? अपने यहाँ केसेस बढ़ने लगे, पूरे छत्तीसगढ़ में केस स्पीड से बढ़ने लगे। रायपुर में प्रतिदिन का आंकड़ा 4000 को भी छूने लग गया। जी 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 जी। इसलिए रायपुर शायद सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, उसके पहले बेमेतरा वगैरह कहीं हुआ था, कवर्धा। हाँ, बेमेतरा हुआ था। एक्चुअल में क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे मैंने अपने एक रिलेटिव को ले गया जांच कराने के लिए, RT-PCR से मैंने जांच करा दिया उसकी। अब उसका रिजल्ट आएगा 1 हफ्ते के बाद, है ना। वो जांच कराने के बाद क्या है, मार्केट में खुलेआम घूम रहा है, मार्केट में घूम रहा है, और 1 हफ्ते के बाद वो अचानक रिपोर्ट आती है कि भैया आप कोरोना हो पॉजिटिव करके, अब फिर हड़बड़ा जाता है। लेकिन इस 1 हफ्ते के दरमियान में उसका इम्यूनिटी पावर जो है ना बहुत ज़बरदस्त कम होता है, और इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण उसका ऑक्सीजन लेवल भी गिरता है, और ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण क्या होता है, हम हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ाने में हम सीधे ले जाते हैं भैया इसको ऑक्सीजन चढ़ाइए, ऐसा ऐसा ये करके। तो उस समय व्यवस्था उसके लिए नहीं हो सकती। करीब जो मर रहे हैं ना उसमें 70% मरीज इसके कारण ये भी है। ठीक बोल रहा हूँ। अभी अपन ने महेश भाई ने काला बाजारी को सिर्फ किराना तक सीमित समझ लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ तक सीमित नहीं है। अभी इसमें मुख्य घटक तो सबसे बड़ा है दवाई। दवाई ये मेन है। दवाई जी हाँ। बार जब लॉकडाउन लगा था, आपने अभी उदाहरण दिया, तो 5 रुपए की जो गुड़ाखू की डब्बी थी वो 85 रुपए तक मैंने देखा है बिकते, 85 रुपए। है ना, पीछे मानवता को शर्मसार करने वाली इससे बड़ी बात क्या होगी भैया कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसमें लोग पानी मिला करके बेच रहे हैं, डुप्लीकेट। अच्छा, वो तो अभी पकड़ा है इंदौर में 3 आदमी लोग, है ना। इसको तो राजद्रोह का अपराध लगाते हुए इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये मान सकते भैया कि महामारी के समय में जिसको जो अवसर मिल रहा है वो अपने हिसाब से अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लग गया है। हाँ, क्योंकि हम लोगों में देश प्रेम की भावना उतनी नहीं है। हाँ, राष्ट्रीयता की भावना नहीं है हम लोगों के अंदर, और ऐसे समय में व्यक्तिवाद, पार्टीवाद इस पे ज्यादा है। इसके साथ ये भी देखिए, इसके साथ साथ एक तरफ ये हो रहा है, एक तरफ समाज सेवी संस्थाएं या व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग मदद करने निकल रहे हैं। देखिए, सरकारों से चूक हुई है, नो डाउट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मालूम था, हर देश को मालूम था कि दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक होगी। हाँ, सही है। उसकी तैयारी उन सरकारों ने बराबर ढंग से नहीं की। धमतरी में भैया 200 बिस्तर हैं, उसमें करीब 137 बिस्तर उन्होंने किया हुआ है, 6 वेंटिलेटर है, और 6 वेंटिलेटर को ये मतलब उसी समय पैसा मिल गया था। अब 6 वेंटिलेटर को में से 1 वेंटिलेटर को इन लोगों ने कुछ दिन शुरू किया, एजेंट से बाहर से लाए थे, और उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी, और जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग लिया वो यहाँ से अस्पताल छोड़ के चला गया। पिछले 4 महीने से वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला जिला अस्पताल में कोई नहीं है। अभी ये बताइए, वेंटिलेटर धमतरी में कितने हैं? अभी जैसे उन्होंने बताया कि 10 सक्रिय है, 10 विभिन्न अस्पतालों में, जो 13 हॉस्पिटल है ना उसमें 10 टोटल है करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना लगा पिछले बार, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि सांसद निधि इनको नहीं दी जाएगी,
फिर हमारे सांसद ये कहाँ से दावा कर रहे हैं कि हमने 20 लाख 30 लाख रुपया वेंटिलेटर खरीदने के लिए दे दिया है, फला के लिए दे दिया है, प्रस्ताव दिया है। विधायक निधि के जाके पता लगाइए कि क्या एक्चुअल में उनकी निधि में पैसा है कि नहीं है, लेकिन वाहवाही लूटने के लिए कर देते कि हमने 10 लाख रुपए दे दिया। अरे पहले देख तो लो उसकी निधि में पैसा है कि नहीं है करके। बात है ये बड़ी ये बात विडंबना है। सही है, इतनी बड़ी सीख हमें मिल रही है, ये तो बहुत घातक है, महामारी है, लेकिन हमको ये सीख मिलनी चाहिए मानवता के प्रति। हम सभी को सजग अपनी अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। नहीं भाई, सजग हो तब तो सीख काम आए। वही तो अभी रज्जाक भाई ने बोला, इतने धर्म और इतना पैसा भी काम नहीं आ रहा। जब स्थिति बिगड़ रही है तो आपको कोई भी पैसा भी काम नहीं आ रहा है। अभी तो महेश भाई, अभी आपने मेरे को 3 दिन पहले फ़ोन किया था और आपने कहा वेंटिलेटर। मैं बता रहा हूँ, जिला अस्पताल और मसीह अस्पताल से मैं पिछले 1 हफ्ते में अपने करीबी रिश्तेदारों की 6 लोगों की लाशों को उनके घर तक ले जाके छोड़ा है ना। मैं जानता हूँ उनके घरों में क्या दर्द है। एक व्यक्ति जो तैयारी कर रहा था जून में अपनी 2 लड़कियों की शादी, आज वो कब्रिस्तान में आराम फरमा है। एक जन लेके आया अपनी साली को, अपने ससुर को, चलो रायपुर में महामारी ज़्यादा फैली हुई तो धमतरी में रहेंगे, पता लग रहा है उसकी बीवी और उसकी साली परसों खत्म हो गए 2 लोग। धमतरी में 4 लाशें बिखरी हुई भैया। अगर अपन देखेंगे ना, बहुत भयावह दृश्य है ये अलग बात है कि हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें, और लोगों की भी हमको चिंता करने का समय भी है ये। अम्मू भैया, आखिरी में हमारे दर्शकों के माध्यम से जनता को आपको आह्वान करना है कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं कराएं वो करवाएं, जो पात्र लोग हैं 45 साल से ऊपर, उनको आप थोड़ा आह्वान करिए। मैं धमतरी ज़िले के सभी मतलब उन लोगों को जिनको वैक्सीन लगाया जाना है, जो 45 साल से ऊपर हैं, और 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को लगाया जाना है, सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो समय पे जाके अपना टीका अवश्य लगाएं। मैं लगा चुका हूं दोनों वैक्सीन और किसी भी प्रकार की मेरे को कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं बिल्कुल, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वैक्सीन लगाने से कोई खतरा है, और किसी प्रकार का ना बुखार ना कोई ऐसा सिम्टम कि कोई तकलीफ हो। तो मेरे को लगाए भी, मतलब सेकंड वैक्सीन मैं 11 अप्रैल को लगाया था। तो इसलिए जो लोग डर रहे हैं और जो लोग वैक्सीन लगाने से ये सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा, मेरा उनसे और निवेदन है कि आप बिल्कुल लगाएं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद पार्टी में, शादी में घूमने ना जाएं, घर में आराम फरमाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये जंग जीतनी है तो वैक्सीन तो लगाना पड़ेगा। अपनों को नहीं खोना है, और वाकई में सब जो इसके पात्रता है उसको वैक्सीन लगाना है। सब मिलकर अपन यही बोलेंगे कि हम सब मिलके मानवता के प्रति सजग रहें। तो ये था हमारे मेहमानों का बेबाक नज़रिया, जिन्होंने बताया कि कहीं कहीं इस लॉकडाउन के दौरान जो मुनाफाखोरी बढ़ी है उसमें जन जागरूकता की कमी है, साथ ही व्यवस्था में भी कहीं कमजोरी है, जिसके चलते ऐसे मुनाफाखोरों को प्रश्रय मिलता है। सबसे अहम बात जो हमारे मेहमानों का है वो है वैक्सीनेशन के बारे में, कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। आप 45 साल से ऊपर हैं तो, और अब 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को भी लगाने की पात्रता मिल चुकी है। तो सभी का हमारा अनुरोध है कि आप वैक्सीनेशन लगाएं, और साथ ही कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं उसे आत्मसात करें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आप दवाई भी और कड़ाई भी, ये आह्वान किया जा रहा है, इसको आप लागू करें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम किसी गंभीर मुद्दे को लेकर आपके बीच में इन्हीं मेहमानों के साथ में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।